बोलते रहिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाओ। माननीय राज्यपाल महोदय के मुख्यमंत्री जी बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात कहने जा रहा हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने गत 2 मार्च को इस सदन में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों तथा भावी कार्यक्रमों के बारे में बड़ा ही सारगर्भित और मार्गदर्शक अभिभाषण दिया था। इसके लिए सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय का समूचे सदन की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य के चहुमुखी विकास की जो ऐतिहासिक काम हमने किए और अंत्योदय को हासिल करने के लिए जो मील के पत्थर हमने स्थापित किए हैं, उन पर तथा भविष्य में प्रदेश के विकास का जो हमारा विजन है उसके ऊपर विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है। अभिभाषण के चर्चा के दौरान प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए रचनात्मक सुझाव दिए हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं। शौक से निकालिए मेरे किरदार में नुक्स, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। आपने आलोचना भी की होगी तो मैं उसको इस रंग से लेता हूं। नहीं, मैं आपको पहले से इस बात के लिए आपकी आलोचना का स्वागत करता हूं कि अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो आखिर हमको भी तो कोई ना कोई तराशने वाला चाहिए। तो हम अपने आप को आपके आलोचना के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन से और राज्यपाल जी की भी जो उपलब्धियां उन्होंने बताई हैं उस अनुसार आखिर तो विपक्ष की जो अपनी भूमिका होती है आपने निभाई है। भले आपने आलोचना भी की है, उस आलोचना का मैं पक्षधर हूं। राज्य के हित में चाहे विपक्ष हो, चाहे समाज के प्रभावी नागरिक जो भी हों, उन सबके सुझावों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हम एक धारणा पर चल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबको मिलकर के तो आखिर प्रदेश की भलाई का काम करना है। लेकिन एक बात का खेद भी होता है कि कभी कभी अच्छी बात की जाए तो भी उसकी आलोचना रटी रटाई बातों से होती है। मुझे कुछ मीडिया के मित्र बोल रहे थे कि आपकी ये आलोचना की, आपकी ये आलोचना की। मैंने कहा कोई नहीं, वो तो आज क्योंकि भाषण हुआ है राज्यपाल महोदय का, उसको उन्होंने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, कुछ पुरानी बातें उनको ध्यान में होगी, मिलान किया होगा, तो आलोचना की होगी। लेकिन एक बात मैं आज ये बताऊं, मैं बजट का भाषण भी पढ़ूंगा, अपनी बजट की मांगे भी रखूंगा, उसके बाद भी विपक्ष क्या कहेगा वो आज ही बता देता हूं। मैं बता रहा हूं वो क्या कहेंगे वो आज ही बता देता हूं। रटी रटाई आलोचना आप कितनी ही आलोचना कर लें, इतनी ही आलोचना कर लें, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं करते। हमने जो उड़ने की धार अपनी तेज की हुई है, जिस गति से हम उड़ेंगे, निश्चित उड़ेंगे, हमें कोई गिरने का कोई खौफ नहीं है। इस नाते से मैं तो लोगों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान हित की बात, युवाओं का उज्जवल भविष्य, इन सब चीजों पर अडिग हैं और ऐसा करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में हम निरंतर सुधार भी कर रहे हैं। जो कार्यप्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो रोड़े अटकाए जाते हैं, इसके पीछे ये मंशा ये थी कि लोग अपने काम के लिए आपके आगे पीछे घूमते रहें और उनके काम के लिए आप उन पर एहसान चढ़ाते रहें।
इस कार्य पद्धति को हमने समाप्त कर दिया है। अब तो सरकार का काम इस ढंग से हम ढाल रहे हैं कि लोगों को हमारे आगे पीछे न घूमना पड़े, बल्कि ऐसी व्यवस्था कि सरकारी योजनाएं, व्यवस्थाएं सब लोगों के घर में पहुंचे। इसके लिए टेक्निक का इस्तेमाल, इसके लिए नियम कानून बदलने की भी बात ये सब हम करेंगे, क्योंकि लोक कल्याण की बात, लोक हित की बात ये हम करते रहेंगे। लेकिन एक परेशानी ये लगातार हमारे विपक्षी भाइयों को ये लगी रहती है। मैं अभी तो बातें नहीं शुरू नहीं की, अभी बातें नहीं शुरू की। भाषा में मैं तर्जुमा कर दूं आपकी बात का। करो। आप ये कहो कि वो कितने कुकालो थारी छत्ती पे मूंग दलूंगा। वो भी कह के चले गए, वो भी कह के चले गए। हमारे विपक्षी मित्रों को वास्तव में तो गरूर इतना है कि कभी भी ठीक को ठीक कहना कभी वो सीखे ही नहीं। हमेशा अपनी बात को कैसे प्रभावी, हावी और तोड़ मरोड़ कर, या ये भी नहीं सोचते इसकी मर्यादाएं ये कहां है, क्या है, कभी रखते नहीं। थोड़ा गरूर है। तो उस गरूर के नाते मैं कहूंगा कि गरूर में इंसान की कमी कि इंसान नहीं दिखता। गरूर में इंसान की कमी कि इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। इसलिए ये विपक्ष के लिए, मैं विपक्षी मित्रों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उनको ये बताना पड़ता है, उनको हमें बताना पड़ता है कि जमीन पर टिके रहो। बहुत ज्यादा गरूर, घमंड, अकड़ ये काम नहीं आती है। ठीक कहा है कवि ने कि अकड़ शब्द में, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती। अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, पर ये अलग अलग मात्रा में सब में होती है। इसलिए हम में हो तो हम जनहित में उसका उपयोग करेंगे, लेकिन आप में हो तो आप तो सिवाय उसका दुरुपयोग करने के लिए और कुछ नहीं करते। इसलिए उसकी सीमा हमको बना कर रखनी चाहिए। चलिए, आपका स्वागत करके मैं आगे बढ़ा हूं। आपकी आलोचनाओं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब लागू कर रहे हैं। अकड़ की बात ठीक कही, आप अकड़ में रहो, लेकिन अकड़ के साथ अक्ल भी रखो, ल भी रखो। चलिए, आलोचना का स्वागत। इस 2 दिन में, 3 दिन में बहुत सी चर्चाएं हुई, और भुगत लेंगे। हाँ, भुगत लेंगे। ठीक हो रहा है। पिछले 3 दिन में बहुत से मुद्दे आए हैं। उन सब मुद्दों की जानकारी सब यहां नोट की जाती है। डिपार्टमेंट भी नोट करता है, हम भी नोट करते हैं, हमारे मंत्री भी अपने अपने विभागों के हिसाब से नोट करते हैं। मुद्दे बहुत हैं। अब उसमें से कुछ तो ऐसे हैं कि स्वयं सामने वाले सुझाव देते हैं, उत्तर देते हैं, या कोई एक अपने हल्के की इलाके की समस्या रखते हैं। वो समस्या तो विभाग अनुसार नोट की जाती है। लेकिन कुछ आलोचनाओं में ऐसे विषय भी आते हैं जो
हम और वो अलग अलग धरातल पर खड़े होते हैं, तो उसके अंदर डिमांड्स भी होती हैं। कई बार होता कुछ है, जानकारी अभाव में बोल जाते हैं। तो बहुत सी चीजें तो हम कल जब बजट पेश होगा उसके अंदर उसका समाधान भी है, और जो हमारे मेंबर साहिबान हैं उनके सुझाव भी उसमें काफी शामिल किए हैं। तो इस बार बजट तैयार करने से पहले, जैसे लगातार 3 साल से हम कर रहे हैं, 8 तो मेरी बड़ी बैठकें हुई हैं। डाक के द्वारा बहुत लोगों के सुझाव आए हैं, लगभग 550 लोगों से, और सुझाव और वार्तालाप हमारे हुए हैं। और मैंने स्वयं 3 दिन उन सबका अध्ययन किया है। जहां तक संभव हुआ बजट की मर्यादाओं में जिस चीज को शामिल करना संभव लगा उन्हें किया है। कुछ ऐसे जवाब भी हैं जो हो सकता है इस बार नहीं तो अगले बार करेंगे। आखिर ये लगातार चलने वाला काम है, लगातार हम करते रहेंगे। अब मैं कुछ विषयों पर चर्चा करता हूं। एक विषय हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री हुड्डा जी ने उठाया है, और वह है एनसीआर एरिया, एनसीआर का एरिया। अब ये ठीक है कि एनसीआर का जो बोर्ड बना था वो 1985 में बना था, और इसका उद्देश्य एनसीआर एरिया का विकास और हमारी राजधानी पर बढ़ता हुआ दबाव उसको कैसे कम किया जाए। तो उसके आसपास के कुछ जिले उसमें जोड़े गए थे। उस समय इसमें 7 जिले जुड़े थे, और 7 जिलों के बाद आगे बढ़ते हुए 7 नहीं 9 जिले थे। पलवल जो उस समय जिला नहीं था, लेकिन बाद में फरीदाबाद का जिला अलग बना तो वो 9वां जिला हो गया था। और फिर आगे बढ़ते हुए 2013 में भिवानी और चरखी दादरी भी भिवानी का हिस्सा था, तो वो जिला उसमें जुड़ा। फिर 2015 में महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, ये 3 जिले और जुड़े। तो आज के 14 जिले और कुल क्षेत्र उसमें 57%, ये सब हो गया था। उस समय धारणा यह थी कि जितने जिले ज्यादा एनसीआर में जुड़ जाए उतना उनको विकास के नाते लाभ होगा, कुछ ऋण मिलेगा, सस्ती दरों पर मिलेगा। और शुरू में प्रारंभिक दिनों में हुआ भी सही, लेकिन धीरे धीरे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। ऋण की सीमाएं कम कर दी, कंडीशंस लगा दी, ब्याज ज्यादा कर दिए, और आज की स्थिति यह है कि 7 से लेकर 8.50% वार्षिक दर का एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का ब्याज है, जो कि हमारा अपना वित्त विभाग हमारा जो लोन आज भी लेता है तो एवरेज 6.9% आता है। इसलिए पहली बात तो कि वो चार्म नहीं रहा कि हम उनसे लोन लें, लोन बाहर से लेना, वहां से लेना, सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे, यहां तक भी बात ठीक थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे प्रावधान आने लगे कि जिसके अंदर एनसीआर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कठिनाइयां भी पैदा हुई, और उसमें जो चीज गुड़गांव के लिए लागू हो सकती है वही चीज महेंद्रगढ़ के लिए, चरखी दादरी के लिए, करनाल के भी लागू होने लग गए। खास करके पोल्यूशन एनवायरमेंट का जो विषय है, और इसके जो प्रतिबंध लगे कि यहां आप इंडस्ट्री नहीं चलाओगे, यानी इंडस्ट्री चलाओगे तो पीएनजी सीएनजी के ऊपर चलाओगे, दूसरा फ्यूल लागू नहीं करोगे, यहां आप भट्ठे नहीं चला सकते, यहां आप 10 वर्ष और 15 वर्ष की गाड़ियां नहीं चला सकते। आखिर मेरे किसान के साथ जुड़ा हुआ ट्रैक्टर है, वो भी उन इलाकों में हम नहीं, एनजीटी पर प्रतिबंध करता है। तो और बहुत शिकायतें मिलने के बाद इसी सदन में जब ये चर्चा चल रही थी तो हमारे श्री प्रमोद विज जी पानीपत का, इन्होंने विषय उठाया कि पानीपत को एनसीआर से निकाल दो। हमने भी कहा करनाल का उसमें से निकाल दो, और सब प्रदेशों ने मिलकर के जब योजना रचना बनाई तो जो 150 किलोमीटर का दायरा था उसको कम करके 100 किलोमीटर किया गया। 100 किलोमीटर के बाद जो रेडियल्स हैं, चाहे वो हाईवेज के किनारे का 1 किलोमीटर एक इधर या फिर रेलवेज का, तो ऐसा एक प्रारूप बनाया गया है, अभी फाइनल होकर नोटिफिकेशन निकलना है, उसको एनसीआर में रखेंगे। और चारों तरफ उसका जो रेडियस है वो 100 किलोमीटर का राजघाट से, उसकी राजघाट की जगह रखी गई है। उसमें जैसे उदाहरण के लिए करनाल जिले में केवल घुंडा तहसील बाकी है, बाकी उसमें से बाहर निकला है। ऐसे ही बहुत से एरियाज, महेंद्रगढ़ उसमें से बाहर निकला है। तो बहुत एरियाज हैं जो इसमें से बाहर निकले हैं। एक मिक्सअप रिएक्शन था, लेकिन जिनको कठिनाइयां थी वहां कठिनाइयां ज्यादा थी, लाभ कम था। आज भी हमें कोई प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली के एक 50, 60, 70 किलोमीटर के अंदर तो पूरे प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिलता है, मानो लोन भी लेना हो, कुछ और भी करना हो, उसके आगे का प्रोजेक्ट तो सोचते ही नहीं है, प्रोजेक्ट वाइज वो करते हैं। इसलिए एक निर्णय करना पड़ा। अभी निर्णय भी कोई नोटिफाई नहीं हुआ है, इसको एक फाइनल दिशा में आगे बढ़ रहा है।
नोटिफाई जैसे होगा, लेकिन हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है। जी, इसमें मैं समझता हूं, ये तो आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। एनसीआर में रहने से लॉन्ग रन में फायदा ही होगा, कमी नहीं, वो हमारे घाटा नहीं पड़ सकता। आज नहीं तो कल होनी है लागू चीजें, तो जो आप कह रहे हो एनसीआर में आज नहीं तो कल दिल्ली में भी दबाव पड़ेगा, केंद्र सरकार में भी दबाव पड़ेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज बेशक इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया हो, कल को कम करना पड़ेगा, उनको जो दबाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ एनसीआर में ये एरिया रहने चाहिए, उसमें हमारे को लाभ है, स्टेट को लाभ है, नुकसान कोई नहीं। खैर ये तो प्लानिंग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, उसमें सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि रहते हैं, वहां विचार विमर्श होता है। आगे चल करके लगता है तो इसको बढ़ाना और घटाना केवल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ही निर्णय करता है और कोई नहीं करता। आपको अपना स्टैंड स्टेट के बारे में, हमारा स्टैंड यही है कि उसको बहुत बढ़ाने का लाभ नहीं है। बहुत जिलों का प्रतिनिधित्व आ गया, हमारे दलाल साहब बैठे हैं, मैं स्वयं करनाल जिले से प्रतिनिधित्व रखता हूं, हमारे प्रमोद विज स्वयं कह चुके हैं। आप चूंकि आपका एरिया चूंकि वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, रोहतक सोनीपत कोई समस्या नहीं। इवन झज्जर के लोग कल मेरे पास आए कि जी भट्टे जो है 1/3 पर ही चला सकते हैं, 2/3 अब नहीं चला सकते। ये झज्जर के लोग, एनजीटी का एक ऑर्डर है। और मैंने कहा कि हम इसमें विकास के कामों में कहीं कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हमारे पास, क्योंकि आज हमारा आर्थिक दृष्टि से प्रदेश की साख अच्छी है, जितना लोन जहां से जरूरत हम ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से ही लेना, जहां चाहे वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, हम स्वयं योजना बना सकते हैं। इसी प्रकार विषय है, मैं क्रम से तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास उत्तर आते रहे वैसा वैसा मैं ले रहा हूं, वो है आंगनबाड़ी का। अब ये आंगनबाड़ी के विषय में हमारे प्रदीप चौधरी जी ने विषय उठाया ही है, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी का विषय भी 1974 में एक वॉलंटियर इस रूप में शुरू हुआ था कि कुछ सेवाएं इस प्रकार की देनी चाहिए समाज में, इसमें वॉलंटियर रूप से जो बहनें आगे आएंगी, और खास करके उसी गांव की बहनें हो, आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, छोटे बच्चों को उनका पढ़ाई छोटी मोटी भी होगी, और उसमें कोई उनके यानी खुराक का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो। अब वो बढ़ते बढ़ते 2014 में कांग्रेस की सरकार जिस समय थी उसमें 7,500 रुपया इनका मासिक वेतन था, और जो आज बढ़कर के वो 12,661 है। अब प्रावधान क्या है, ये सेंटर तय करता है कि इनको कितना पैसा देना है। नियम है 60-40। आज सेंटर की ओर से इनका 4500 रुपया तय है, उसको वेतन नहीं कहेंगे, वो ऑनरेरियम है, क्योंकि गांव के गांव में करना होता है और उन्हीं को सुविधा दी जाती है, भी यहां जिसको रखना अपना रख लें। हम फिर भी उस 4500 में सेंटर का शेयर 2700 है, हमारा 1800 है, लेकिन हम 1800 की जगह आज 9,961 रुपए दे रहे हैं, यानी कुल 1800 के बजाय 9,900 दे रहे हैं, मोर लेस 10,000। और आज जो 12,600 है, मानधन में कहीं भी कमी नहीं है। और अगर दूसरे प्रदेशों के मानधन से मैं तुलना करूं तो हरियाणा का एक तेलंगाना को छोड़ करके सर्वाधिक वेतन, यानी वेतन नहीं, आंगनबाड़ी को जो ऑनरेरियम देते हैं, मानधन देते हैं, सर्वाधिक देते हैं 12,600, पंजाब में 9,500, छत्तीसगढ़ में 6,500, मध्य प्रदेश 10,000, दिल्ली 9,600, राजस्थान 10,500, पांडिचेरी 6,400, सो एंड सो फोर्थ। ऐसे ही ये वर्कर्स का है, और अगर हेल्पर्स की बात करें वो भी यही स्थिति है, हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं। इसके आगे जब इन्होंने शुरू किया कि नहीं हमारे को कुछ और लाभ मिलने चाहिए, बातचीत हुई, मीटिंग हो गई, मीटिंग में 5-6 बातें मान ली गई। जब मान ली गई तो यहां वो धन्यवाद भी कर गई और फोटो भी खिंचा गई। 2 घंटे बाद फोन आ गया कि हमारी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानती। अब कोई फैसला हुआ है, उसको आप सिरे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, और बाद में 2 घंटे बाद फोन करते हमारी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मान रही, और यूनियन 4-5 है। 2 यूनियन ने कहा कि नहीं हम इसको मानते हैं, और आज की स्थिति है 65% आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स वो ड्यूटी पर है, 35% है जो बाहर सड़कों पर है। अब ये स्थिति, हर एक अगर दबाव में ये सारे काम करने लग गए तो दबाव में तो कभी कोई काम चलता नहीं है। अगर हर 6 महीने में, साल में सबको अपनी मांगे रखनी होती हैं, और हम कोई पीछे नहीं है।
न इनमें, न आशा वर्कर में, न और चीजों में, जहां भी इस प्रकार के वॉलंटियर्स का विषय है, हम किसी में पीछे नहीं हैं। लेकिन जो समझौता होता है उसको लागू रखना पड़ता है। और यह भी खेद की बात है कि मानने के पीछे, ना मानने के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग उनको उकसाते भी। और खास करके मैं कम्युनिस्ट पार्टी जो लाल झंडे वाले, उनका तो नाम लेके कहूंगा, क्योंकि उनका इन लोगों में थोड़ा एक है, थोड़ा सा अंदर तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी भला, प्रदेश का भी भला, सबका भला सोचना चाहिए। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो इसलिए वो आंदोलन या वो धरनारत हैं सर, मानदेय एक इशू है। मानदेय के अलावा कुशल अर्ध कुशल का सर, जो आपने 2018 में मीटिंग में उनको कहा था कि सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड का दर्जा उनको दिया जाएगा सर, एक तो उनका ये विषय है महत्वपूर्ण। और दूसरा सर, पोषण ट्रैकर के लिए जो उनकी मोबाइल ऐप में ड्यूटी लगाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि हम लोग मोबाइल से इस तरह के काम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वो ट्रैकर, पोषण ट्रैकर का जो सर काम है, उसको लेकर एक उनकी ऑब्जेक्शन है। और सर दूसरा जो है, तीसरी ये है कि ज्यादातर आंगनवाड़ी हमारे सरकारी बिल्डिंग्स में नहीं चल रही हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स में चल रही हैं, जिसका कि कई महीनों तक उनको रेंट सर नहीं मिल पा रहा है। एक ये विषय उनका है। और तीसरा एक और विषय जो कहा गया है सर, प्ले वे स्कूलों में आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो ट्रेनिंग दिए जाने की बात है, उनका कहना ये कि प्ले वे अगर स्कूल खोले जा रहे हैं 4000 जैसा कि सरकार ने घोषणा की है, तो उसके लिए नए सिरे से आप टीचर्स की नियुक्ति कर लें जो कि प्री नर्सरी बच्चों को पढ़ा पाएं। आंगनवाड़ी वर्कर्स इस चीज में इतनी सक्षम नहीं है कि हम आफ्टर ट्रेनिंग भी बच्चों को पढ़ा पाए। सर दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जिसके लिए वो वहां पर बैठी हुई हैं। देखिए, जहां तक मोबाइल पर कोई ऐप लगाकर और कोई डाटा भरने की बात है, वो कोई उन्होंने जबरदस्ती का भरना ऐसा नहीं है, या वो बिल्कुल ऐसी अनपढ़ ऐसा भी नहीं है। 10वीं पास 12वीं पास है। आज मोबाइल के ऐप के ऊपर एक सिखलाई करनी होती है, 10 दिन में 5 दिन की ट्रेनिंग सिखलाई सब होती है। मोबाइल देने की बात उनकी कि मोबाइल फ्री देंगे, और ये हमारा निर्देश नहीं है, ये केंद्र सरकार का निर्देश है कि वहां जो कुछ बच्चे वहां आते हैं 3 साल से 5 साल तक के, उनका एक डाटा भी तैयार करना है ना, कि इनका कुछ भला भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मानो 2 साल आंगनवाड़ी में कोई बच्चा रहा, तो उसमें उस 2 साल के अंदर उस बच्चे का परिवर्तन क्या हुआ। वहां उसके 10 प्रकार के टेस्ट होते हैं, बीमारी होती है, उसका वजन होता है, उसका खुराक होती है, उसका सब कुछ होता है। आखिर तो उसका उद्देश्य पूर्ति एक विषय है। इसलिए उससे उनको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। केवल अगर मैं कहीं अंदाजा लगा सकता हूं तो इससे उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, ये एक अंदाजा मेरा है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत ज्यादा और बखूबी से निभाई है, उन्होंने निभाई है। मैं नहीं कह रहा कि हमने तो उनको कोरोना वॉरियर्स तक भी कहा है, लेकिन आखिर इस काम के लिए जिसके लिए उनको लगाया गया, उस काम में अगर कोई नई टेक्निक के हिसाब से बना, आज तो टेक्निक बदल रही है। आज तो पीएन से भी किसी क्लर्क की पोस्टिंग होनी होती है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसने टेस्ट पास किया कि नहीं किया। तो टेस्ट पास कंप्यूटर का करना पड़ता है, यहां कंप्यूटर का टेस्ट नहीं है, एक सिंपल ऐप है। उस सिंपल ऐप को उनको ट्रेनिंग लेनी है अपना, और सारे जो बच्चे हैं उसके अंदर पहले से रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने उसका नाम निकालना, उसके सामने जो डाटा भरना भर के अपना पार करेंगे। तो ये चीज तो केवल न करने का एक बहाना। 1 मिनट बताएंगे जो मेरे को जो उन्होंने बताया, आंगनवाड़ियों से मैं मिला था वहां करनाल में, तो उन्होंने कहा जी हमारी और कोई मांग नहीं है, हमारी मांग वही है जो मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की थी, अनाउंस की थी, वो अपनी अनाउंसमेंट पूरी कर दें, दैट्स ऑल। अब वो क्या अनाउंसमेंट थी, करी आपने? अनाउंसमेंट में एक अनाउंसमेंट ये थी 1000 रुपया आपको एक लमसम दे देंगे, वो हमने कह दिया। और बल्कि जो अटेंड कर रही हैं उनको 1000 रुपया दे भी दिया, और जो नहीं अटेंड करेंगे उनके घर तो नहीं पहुंचाएंगे, स्ट्राइक भी करेंगे उनके 1000 पहुंचाएंगे नहीं। दूसरा, क्योंकि वो नहीं लिखा, हमारे पास भी आया पत्र। दूसरा, उनका के रिटायरमेंट होने के बाद हमको लमसम पैसा मिलना चाहिए। हमने मान लिया कि 1 लाख रुपया रिटायरमेंट में मिलेगा वर्कर को और 50,000 रुपया मिलेगा हेल्पर को, जबकि कोई प्रावधान नहीं, ये हरियाणा सरकार देगी, है तो केंद्र सरकार की योजना। फिर आकस्मिक किसी एक्सीडेंट में और कहीं मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया वो हमने कमिट कर दिया। अब ये चीजें कोई हमारे, अच्छा वो एम्प्लॉई नहीं है, अगर हरियाणा सरकार के एम्प्लॉई होती तो बहुत से प्रावधान जो पहले एम्प्लॉइज के बनाए हुए वो करते,
लेकिन उनको, और फिर एक और बात स्किल अनस्किल्ड की बात बताता हूं। एक बैठक में ये विषय आया था, हमने कहा ठीक है डिपार्टमेंट को कहेंगे, उसके ऊपर विचार करके आपका कोई समाधान निकालेंगे। अंत में यही हुआ कि हमारे एक्ट में स्किल्ड अनस्किल्ड या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं का बाइफर्केशन कर सकते हैं। उनमें भी जो इनका मिनिमम वेजेस एक्ट जिनके ऊपर लागू होता है ये उनमें हम कर सकते हैं। इन वॉलंटियर्स को हम बाइफर्केट नहीं कर सकते। दो ही बाइफर्केशन है उसकी, एक वर्कर है, एक हेल्पर है। उसके बाद उनके सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर में भी हमने कहा कि जो आपके पढ़े लिखे ऐसी वर्कर हैं उनको हम सुपरवाइजर बना देंगे। तो ऐसी कई बातें हैं जो उन्होंने, वो वास्तव में उनके पीछे जो सिखाने वाले बताने वाले हैं उनको ये पता नहीं है। क्या सवाल ये है कि हवा आई किसके इशारे पर, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़े ही है। किधर से हवा आई है उनकी पहचान करनी पड़ेगी हमें। हरियाणा के वातावरण को खराब करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नेता लगातार इन चीजों को उकसाए रखते हैं। तो इस बात को थोड़ा हम लोग अगर विचार करेंगे तो प्रदेश हित में जो बातें हों वही सामने वालों को सिखानी चाहिए, वरना प्रदेश का भी नुकसान और जिनको सिखाया जाता है उनका भी नुकसान। तो हमें किसी का नुकसान नहीं करने देना चाहिए। एक बार वो ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद फिर जो सुविधाएं होंगी, जब बातचीत अगले दौर में चलेगी, हम कोई ऐसा अडिग नहीं है कि सारी बातें वही हैं। पहले हमने उनको बजाय 1800 के जब 10,000 रुपए दे रहे हैं, कोई और बात होगी फिर देखेंगे। और अभी तो एक और हमने कहा कि हमने ये जो पैसा हरियाणा सरकार का है इसको जो दर होती है वृद्धि दर, ये महंगाई दर के हिसाब से जो रेट है, हमने कहा कि हर साल आपका वो भी बढ़ता रहेगा, आपको मांगने की जरूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से व्यवस्था की है, तो कोई तो सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। बिना सिस्टम के हम इस प्रकार का ये नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, ये एक विषय रखा गया है। देखिए पहली बात तो यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर, और वो डॉक्टर आएंगे मेडिकल कॉलेजेस से। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी एक बात कही गई कि एक भी नया सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। हमारी गीता जी ने यह विषय उठाया था। लेकिन अगर मैं इसमें खुलासा करके आपको बताता हूं कि 2014 में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे और उसमें 3 सरकारी, 3 प्राइवेट, एक सहायता प्राप्त अग्रोहा, ऐसे 7 थे, जिनमें कुल एडमिशन संख्या उस समय 700 थी। ये 2014 की बात बता रहा हूं, आंकड़ों की बात है, मेरे पास जो आंकड़े बता रहा हूं। आज उसमें जो नए कॉलेज और जुड़े हैं उन कॉलेजेस में वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, एनसी मेडिकल कॉलेज सराना, आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र है या अक्षाबाद है, अक्षाबाद, ऑल इंडिया फला मेडिकल कॉलेज। तो ऐसी सब नए कॉलेजेस की भी सीटें बढ़ा करके, और जो पुराने कॉलेज थे उनमें भी सीटें बढ़ाई गई हैं। पीजीआईएस एमएस रोहतक में 150 की 250 हुई, सोनीपत की 100 से 120 हुई, नूह की 100 से 120 हुई। हाँ, ईएसआई फरीदाबाद ये भी बाद में बना 2015 में 125 सीटें। देखिए मेडिकल कॉलेज की सीटें 2015 के दिखाई है, हो सकता है अस्पताल पहले हो, अस्पताल पहले होगा, मेडिकल कॉलेज 2015 मेरे पास जो लिखा हुआ आया है, आप पता कर लीजिए, पहले होगा तो ठीक है। 2017 में तो मैं तो जिस दिन एडमिशन हुए वो साल बता रहा हूं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज 2017 120, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 100, जो पहले एक प्राइवेट कॉलेज होता था, बंद हो गया था, हाँ, तो उसके बाद 100, और अंबाला का जो मुलाना का 100 से 150, एसजीटी बुढ़ेड़ा 100 से 150। तो इस प्रकार से आज 1685 स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं, और आगे 2025 तक जो नए मेडिकल कॉलेज जिनकी हमने घोषणा की है उसमें मेडिकल कॉलेज कोरियावास 150 सीटें। एक मिनट गीता जी, एक कोरियावास मिनट प्राइवेट नहीं है, माननीय, मैं बता रहा हूं, जो अब मैं नाम ले रहा हूं गवर्नमेंट ही ले रहा हूं। सदन का समय 1 घंटा और बढ़ाया जाता है। मैं बता रहा हूं जो नए खोले हैं वो भी मैंने बता दिए। अब ये सारी बातें
इनके मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ेगी तभी तो आएंगे। आखिर अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो डॉक्टर के बिना प्रोफेसर कहां से आएगा, डॉक्टर के बिना डायरेक्टर कहां से आएगा। सीटें पहले वाले भी बढ़ चुकी हैं। स्टैंड करती है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं सर, एक भी ऐसा नया मेडिकल कॉलेज जिसमें रेगुलर डायरेक्टर्स हो सर, सभी वर्किंग हैं, कोई प्रोफेसर्स हो, एसोसिएट प्रोफेसर्स हो, केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या चार दीवारी चल रही है। सर मेरी रिक्वेस्ट है, जो अभी तक आपने लिस्ट गिनवाई है उसमें से सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें बहुत लंबी लंबी फीस ली जाती है। ऐसा नहीं है। पीजीआईएमएस रोहतक तो सर बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी डायरेक्टर की फीस अभी हुई है। अभी बीपीएस में सर, बीपीएस का आज ही छपा हुआ है, रेफरल सेंटर बन गया सर। ऐसे ही नू में डायरेक्टर भी है, वाइस चांसलर, अरे वाइस चांसलर, मैं क्या करूं वाइस चांसलर। आप बीच में मत बोलें। अरे नहीं होगा तो आप बीच में मत बोलें भाई। ऐसे ही भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज, जींद गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी, गवर्नमेंट कॉलेज कैथल, गवर्नमेंट कॉलेज यमुनानगर, गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुरुग्राम, ये सब नए बनने वाले हैं आने वाले 4 साल के अंदर सारे, और सबके काम शुरू हो गए इनके। आप बीच में मत बोले, बीच में मत बोले। उस दिन एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी आए थे और उन्होंने इसमें प्रस्तावित किया था कि यहाँ पर आपको मेडिकल कॉलेज भी देंगे, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने 500 एकड़ जमीन दी है जिसमें से 78 एकड़ जमीन चिन्हित करके रखी हुई है। अगर आप एक कॉलेज और देना चाहते हैं जो कि प्रदेश के लिए एक स्ट्रेंथ रहेगी, तो आप मेडिकल कॉलेज के लिए जगह लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास जगह अवेलेबल है, वहां दे दे, फैसिलिटीज मिलेंगी आप। हाँ जी, नहीं कोरियावास तो बन गया, वो ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद, उसके लिए बढ़ा दिया, लेकिन महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रस्तावित था जरूर। हमने यही कहा था कि हर जिले में, सुनिए, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, ये हमारा एक वायदा है। उसमें कुछ जिले और बचे हुए हैं, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज सरकारी, ये तो नहीं चल पाएंगे। प्राइवेट कोई चलाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज जब तक जिले में एक पूरा होकर के 22 के 22 जिलों में नहीं हो जाते तब तक इसमें दूसरा करना ठीक नहीं। अभी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं। नहीं है, मतलब आपका ये वायदा है सरकारी बना दें, कितने साल में बनाएंगे भाई? आज जितने बताए वो, अभी वायदे के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं, अभी मैं वायदे के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। हाँ, मैं सुनिए तो सही, अभी वायदे के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, अभी जो है वो बताया मैंने। चलिए, तो कुल मिलाकर के एक विषय जो ये सबके सामने मुझे रखना था, ये विषय। इसी के बाद इसके अनाधिकृत कॉलोनीज के बारे में भी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें हमने वेबसाइट पर ओपन किया था लगभग 1250 कॉलोनीज, ये इसके अंदर रजिस्टर हो चुकी हैं, जिसके अंदर लगभग 835, ये शायद आज एक प्रश्न भी आया हुआ था, उसका उत्तर दिया होगा हमारे मंत्री महोदय ने। 835 तो अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, बाकी टाउन कंट्री प्लानिंग में जो शहरी इलाके के बाहर हैं, इसके ऊपर सब काम शुरू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीजें, उसका एक प्रकार से सर्वे हो गया है। सर्वे कंप्लीट होते ही उसकी जो नॉर्म्स हैं, जो कॉलोनीज पूरी करेंगी, उसको बहुत जल्दी हम उसको घोषणा करने वाले हैं, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। फसल की गिरदावरी का भी विषय आया इसमें, हालांकि मैंने पहले दिन भी इसका उत्तर दे दिया था कि 561 करोड़ रुपया जो खरीफ 2021 का वो भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है, जिसमें काफी खातों में भी पहुंच गया है और कुछ जो है इस मार्च के अंत तक पहुंच जाएगा। अभी जो इस समय की फसल है रबी 2022, सामान्य गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन जहां जहां से रिपोर्ट आनी बाकी है या जहां से कहा जाएगा उनकी सबकी स्पेशल गिरदावरी इस महीने में 15 मार्च तक ये हो जाएगी। उसके बाद फिर उसका निर्णय होगा। देखिए, इस प्रकार के विचार के 3 साल के बाद, हाँ, नई आगे गड़बड़ कोई ना हो इसकी व्यवस्था तो हम सोच सकते हैं। मैं कह रहा हूं जो धान कट गया या गेहूं कट गया, भाई इसकी कोई शिकायत आप डिपार्टमेंट को लिख के भेज दें, उनके पास कोई फार्मूला तरीका होगा तो करेंगे। नहीं, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जो जमीन का
फसल कट गई हो, फसल बिक गई हो, आज मैं उसके लिए कुछ कमिटमेंट करता हूं, बिल्कुल संभव ही नहीं। मैं कह रहा हूं इस प्रकार का खाता खुल ही नहीं सकता। बैठिए। बीच में नहीं सियाग साहब, नहीं नहीं बीच में नहीं, आप बैठिए, बैठिए आप। नरवाड़ी कोई जी बात बैठो। रह जाए तो बाद में कर लेना अलग से। नहीं, बाद में बात कर लेना, अलग बीच से। में नहीं आप जवाब दे रहे। नहीं नहीं बीच में इजाजत नहीं आपको, आप बैठिए सियाग साहब। विषय बार बार एक और उठता है, हर बार उठता है। हर बार ही मेरा जवाब जो होता है वो रिकॉर्ड पर होता है, या तो रिकॉर्ड वाला जवाब पढ़ते नहीं है, या जानबूझ के उसको छेड़ने का एक स्वभाव बना हुआ है। बेरोजगारी में सीएमआई की रिपोर्ट, और मैं सीएमआई के बारे में कितनी बार कह चुका हूं, वही बात आज भी कहूंगा। और लेटेस्ट आंकड़ों के साथ मैं कह रहा हूं, दिसंबर 2021 में सीएमआई ने कहा कि हरियाणा में 34% की बेरोजगारी है, और जनवरी 2022 में उन्हीं की रिपोर्ट में छपा है 25-26% कुछ छपा है। मैं तो उसको नजदीक आया तो बैठने ही ना दो उसको। जो आदमी इतना सरेआम इस प्रकार की बदनामी करने पर तुला है, क्योंकि हमारे तो अपने आंकड़े हैं, हमारे अपने आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री जी एक बात है, आप यूपी मैं दूंगा, निकाल के दूंगा, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की एडवर्टाइजमेंट देखो, वो बड़े गर्व से कह रहे हैं सीएमआई की रिपोर्ट ये है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। दो पैमाने कैसे होंगे? हरियाणा के लिए गलत रिपोर्ट हो, यूपी के लिए ठीक हो, ये कैसे? के पैमाने बताता हूं, उनके अपने आंकड़े हैं, छपे हुए हैं, वेबसाइट पर हैं, और उनकी मैगजीन में है। 2017 में किसी एक महीने में, महीना देखना पड़ेगा, हम देख सकते हैं। नहीं, मैं हरियाणा की बता रहा हूं, हरियाणा की 2017 में किसी एक महीने में उन्होंने हमारा बेरोजगारी, सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुन लो, बीच में नहीं आप तब, अरे सुन लो ना। वो तो कुछ भी करोगे, जवाब तो किसी ना किसी रूप में मिलना ही है। अब एडजोर्नमेंट करोगे, उसमें 2 घंटे लगाओगे, मिनट 2 की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। 2017 में किसी एक महीने में उसी सीएमआई ने हरियाणा में बेरोजगारी दर 2% दिखा रखी। उसी सीएमआई ने, मैं क्या भरोसा करूं उस पर, जो हमें 17 में भी हम ही थे, और उसमें 3 साल हमको हो गए थे शासन करते हुए। वो 2% दिखाता है, एकदम बढ़ते बढ़ते 2 से 15, 15 से 24, 24 से 36। मैंने तो एक दिन मजाक में कहा था, एक दिन वो हम इंकार कर रहे हैं कि जिस दिन कहे कि हरियाणा में 100% बेरोजगारी हो गई है। उनका क्या भरोसा, क्या करें? कोई पैरामीटर नहीं उनका। इसलिए अगर किसी ने अध्ययन करना तो ठीक से करें। हमारे पास डाटा है, और वो डाटा परिवार पहचान पत्र से बढ़िया डाटा हमारे पास नहीं हो सकता, जिसके अंदर 67 लाख परिवारों में 2.25 करोड़ लोगों ने किसका क्या व्यवसाय है स्वयं डिक्लेयर किया हुआ है, और उसमें भी 8 लाख समथिंग है जिन्होंने स्वीकार किया हम बेरोजगार हैं, जो 5.5%, 6% ही बनता है, 5.47 समथिंग। तो इसलिए जब हम लोगों से पूछ रहे हैं, एक एक से पूछ रहे हैं, कैसे हो सकता है? एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट। अब नहीं, देखिए मैंने तो बेरोजगारी का विषय उठाया, वो मैं बताऊंगा, परिवार पहचान पत्र का विषय आएगा, जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमिन कर सकते हैं। उसका प्रेम्बल पढ़िए, आपका दिया हुआ एक्ट है, देखिए उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं आपने वो डाटा कहां से उठा के, मैं बता रहा हूं, उसी का उदाहरण परिवार देते के हैं। लोगों के सिग्नेचर हैं, और हर सदस्य के सामने उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी एंगेजमेंट क्या है, वो लिखा जाता है। वृद्ध है तो वृद्ध लिखा जाता है, वो मानो पेंशन वाला है, या कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लिखते हैं, अगर व्यवसाय करने वाला व्यवसाय लिखते हैं, बेरोजगार है बेरोजगार लिखते हैं। आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो साइन कराते हैं कि ये आपकी एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, क्या आपके एक्ट के अंदर सा प्रोविजन है, क्या एक्ट के प्रिएम्बल के अंदर प्रोविजन है, क्या एक्ट के अंदर कोई फॉर्म आपने दिया है जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करेंगे? उसका प्रिएम्बल पढ़ लेंगे। मैं भी जब आपको एक्ट पढ़ने की बजट आएगा ना, आपको प्रिएम्बल भी पढ़ के दिखा देंगे कि आपका प्रिएम्बल क्या है। आप सम्मानीय वकील हैं, आप इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं, पता होना चाहिए कि एक्ट में तो केवल एक एक्ट की परिभाषा लिखी जाती है, जिसके अंदर क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके रूल्स क्या होंगे, उसकी पॉलिसी क्या होगी। आप हमेशा आप भी बनाते रहे, हम भी बनाते हैं। ये हर फार्म एक्ट में नहीं छापा जाता है कि उसके अंदर एक्ट में फार्म छापेंगे, ये फार्म होगा। फार्म तो हर 4 महीने बाद बदलना पड़ सकता है, कौन सी नई जानकारी लेनी है वो बदला जा सकता है।
इसलिए ये बात ऐसा नहीं कि एक्ट में कहां लिखा है। आपको अगर उसका अध्ययन करना है तो एक बार जरा एडीसी ऑफिस में किसी से बुला करके कि आप कैसे कैसे उसको भरवाते हैं, आप ले आइए। डिबेट नहीं बत्रा जी, एक मिनट आप। हाँ वो भी मैं बताता हूं। मैं एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताता हूं वो मेरे पास आ गया लिखे। HREX ये कोई पोर्टल है? HREX भाई पोर्टल तो आखिर कोई होगा तो सरकारी होगा, कोई प्राइवेट वाले थोड़े। CMI से हम नहीं लेंगे, हम CMI से प्राइवेट पोर्टल से नहीं लेंगे कुछ भी। हम तो सरकार का पोर्टल है, जिसको देखना देख लो। ये HREX पोर्टल में आज भी 8,87,000 बेरोजगार उन्होंने अपने आप को पंजीकृत कराया है, आज भी। इसलिए इन चीजों को बहुत हवा देने का अर्थ नहीं है। आखिर ये जिनको पता है कि हमको रोजगार कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, हर साल मैंने कहा, मंच पर कहा है, यानी इस पर पटल पर कहा है कि हर साल लगभग 4 लाख लोगों की नई आबादी के हिसाब से बढ़ती है। 4-4.25 लाख में आधे लगभग वो अपने रोजगार अपने आप कर लेते हैं, जिनको दुकान है, फैक्ट्री है या जो भी उसका पारिवारिक व्यवसाय है। बाकी आधे लगभग 2 लाख ऐसे हैं जिनको हर साल व्यवसाय की तलाश है। उस व्यवसाय की तलाश में ये 3-4 साल का डाटा, 5 साल का ये रहना ही रहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष कत्याल पूर्व मंत्री विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका स्वागत करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा अपनी बात को इसलिए शॉर्ट करता हूं कि बहुत से विषय ऐसे हैं जो कल बजट में भी आएंगे, और आखिर तो सारी चर्चा पहले हुई है, उसको केवल यानी उस पर डिस्कशन करना या उस पर चर्चा करना वो अर्थ नहीं होता। अर्थ तो ये होता है कि जितनी चर्चाएं आई हैं उसका जो हमने सरकार की ओर से जवाब देना है वो आपको पसंद आता है या नहीं आता, उसका अर्थ नहीं है। आप उसका उपयोग अपने ढंग से करिए। हम तो ये है कि आपको बता रहे हैं हमारे पास ये जवाब है। आप कितना ही उसमें बार बार टोकेंगे, हमारा जवाब तो बदलेगा नहीं। हाँ, आपका कोई सुझाव हो उसको हम लागू करने की कोशिश करें। एक विषय आया BBMB का। BBMB आंकड़ा अभ्यास, और इसके अंदर ये बात ठीक है कि केंद्र सरकार ने, सिंचाई विभाग ने उसमें कुछ परिवर्तन किया, लेकिन जब हमको ये परिवर्तन का पता लगा उससे पहले ही मैंने स्वयं उनको जो पत्र लिखा है, नवंबर 2020 को केंद्रीय बिजली नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह को मैंने पत्र लिखकर के अनुरोध किया कि BBMB में चेयरमैन का जो पद है वो हरियाणा से नियमित सदस्य होने तक उसके पद पर कार्यभार अध्यक्ष BBMB को दे दिया जाए। अध्यक्ष को अभी बने नहीं थे, तो जब बनेंगे कम से कम सदस्य हमारे। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह किया मैंने कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि BBMB के सदस्य की नियुक्ति पहली परंपरा के अनुसार हरियाणा राज्य से सदस्य सिंचाई और पंजाब से सदस्य विद्युत की तर्ज पर ही जारी रखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस मामले में आश्वासन जरूर दिया, लेकिन बाद में यह घटनाक्रम इस प्रकार से बना और 19 अप्रैल 2021 को दोबारा से मैंने पत्र लिखा। इसके जवाब में 4 मई 2021 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। अब ये उचित कार्रवाई क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट लोग कैसे कर रहे हैं, लेकिन अंत में जब इसके ऊपर जब निर्णय हो गया है, इसके बाद हमने फिर एक पत्र लिखा है और मैंने इस बार होम मिनिस्टर को लिखा है। ये ठीक नहीं किया गया है, इसमें हमारी भी आपत्ति है और इवन पंजाब की भी आपत्ति है। तो पंजाब हरियाणा दोनों की आपत्ति है। हमने यहां तक कहा कि आपको अगर एक आध सदस्य, क्योंकि इसमें राजस्थान का और हिमाचल का थोड़ा सा रोल ऐसा था कि वो अपने प्रदेशों से सदस्य चाहते थे। हिमाचल से चूंकि सामान्यतया चेयरमैन बनता था, वो फिर भी ज्यादा नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों का बहुत आग्रह था। हमने यहां तक भी वर्बल सहमति दी थी कि आपको लगता है कि राजस्थान का इसमें कोई हित, अगर कहीं उनका मानो उनको असुविधा होती है, उनके हित की ध्यान नहीं रखने वाला कोई, आप 2 की बजाय 3 सदस्य बना दीजिए। अगर एक सदस्य राजस्थान का भी बनाएंगे हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, थोड़ा हिस्सा दिल्ली को जाता है, लगभग यही प्रदेश है। तो इन प्रदेशों को मिलकर के इसका मैनेजमेंट संभालना चाहिए। इस पर हम सजग हैं और इस पर मैं स्वयं जब मिलने वाला हूं तो मैं प्रधानमंत्री जी से ही बात करूंगा। ये भी कहा था कि सारी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ आप और दिल्ली मिलते हैं, ये बड़ा
ऐसा विषय है जो हरियाणा के हित का विषय है। ये जो है बीबीएमबी, ये हरियाणा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उसके अंतर्गत बना है, कोई सेंटर की नहीं है। ये सारी उसकी तनख्वाह हम देते हैं। उससे पहले राजस्थान की बात जो थी वो बायलैटरल एग्रीमेंट से चलता था, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये तो जब बनाई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर है बीबीएमबी का। हाँ, इसमें एक बात है क्यों समस्या आ रही है, जो मैं समझता हूँ। समस्या ये है जब ये बीबीएमबी बना तो इसकी सुपरविजन केंद्र की तरफ से जो महकमा था वो इरिगेशन पावर एक था, और बाद में स्प्लिट हो गया, एक पावर डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा वाटर रिसोर्सेज हो गया। तो ये जाना तो चाहिए था वाटर रिसोर्सेज के, क्योंकि बेसिकली जो डैम बनाने के वो था वो नहीं वो इरिगेशन के लिए था। पावर तो बाई प्रोडक्ट है, पावर तो इसकी बाई प्रोडक्ट है, लेकिन वो बना था इरिगेशन के लिए, तो जाना चाहिए। तो आप इस बात का सवाल उठाओ, हम जाके इस बात कह सकते हैं कि ये इरिगेशन को दो और हमारा मेंबर इरिगेशन का रहना चाहिए, राजस्थान का भी रहे। ये इससे नहीं सवाल क्यों रहे उनका तो अपनी स्थिति है। पावर का मेंबर पंजाब का रहे और इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का रहे। पीछे तो कई दिन खाली रहा है। ये पिछले सेशन में मैंने उठाया था, पिछले में, कि भाई हमारा मेंबर ही नहीं है, भेजा ही नहीं है हरियाणा ने, मेंबर खाली रहा। तो आपने कहा कि अब चेयरमैन देखे, पहले चेयरमैन भी जो है इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का नहीं होता था, बाहर का होता था। अब चेयरमैन भी हिमाचल का लगा दिया था। तो ये जो बात है बेसिक, जिस बात पे है वो इस बात को उसी पे स्टिक करना चाहिए। स्ट्रांगली हमारे को स्टैंड लेना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम इसको स्ट्रांगली एक प्रकार से अपना पक्ष रखेंगे, और जैसी व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था पर अडिग रहने के लिए। और मैं जरूर अपने जो सांसद महोदय हैं उनको भी मैं कहूंगा कि इसको चाहे लोकसभा का इशू बनाए, लेकिन इस विषय को उठाएं। वाहन पॉलिसी, ये हालांकि मैं थोड़ा उसके ऊपर पहले विषय रख चुका हूं कि जो एनजीटी ने जो स्टैंड लिया है, उस एनजीटी के स्टैंड में ही ये विषय आया कि एनसीआर एरिया में 10 साल के पेट्रोल के डीजल के वाहन और 15 साल के पेट्रोल के वाहन, इससे ज्यादा के वो एनसीआर में नहीं चलने दें। हमने वर्बली भी कहा है और लिख करके भी भेजा कि इसको इस सख्ती से आप लागू न करें। लेकिन फिर भी मैं एक विश्वास दिला रहा हूं कि ट्रैक्टर्स के लिए पहले भी हमने छूट ली थी, अब और एक जल्दी हम अगले सेशन में एक एक्ट लाएंगे कि जिसमें 2025 तक की छूट हम लेने के लिए उनको आग्रह भी करेंगे। उसका ट्रैक्टर का 2000 यानी अभी लाएंगे, 2025 तक की छूट ये हम लेने की उनसे आग्रह करेंगे। इस विषय पर भी हम करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी एक विषय भी कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है, तो इस प्रॉपर्टी आईडी का भी, चूंकि हमको पता है कि डिजिटलाइजेशन ये सब सर्वदूर ये हो रहा है, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, ग्रामीण क्षेत्र का एग्रीकल्चर की यानी रेवेन्यू की प्रॉपर्टी हो, शहरों की प्रॉपर्टी हो। और इसमें एक बात आपको पहले मैंने बता भी चुका हूं कि हमने एक विषय चलाया था जो लाल डोरा है। इस लाल डोरे की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, बल्कि हर घर का उसका जो उसके पास कोई आईडी कार्ड ऐसा हो जाए, कोई रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाए। समाचार मेरे पास ये आया कि ट्रैक्टर का जो लेजिस्लेशन हम इसी सेशन में ला रहे हैं। अब ये आया नहीं था तो इसलिए, लेकिन तैयारी हमने उसकी कर ली है, उसके बारे में इस सेशन में लाएंगे बाद में। तो हमने ये जो प्रॉपर्टी आईडी ग्रामीण क्षेत्र की, और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि उस हमारे प्रयोग को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो उनको जानकारी मिली तो प्रेजेंटेशन ली, उनका के सारे देश में लागू करेंगे। तो स्वामित्व नाम से वो सारे देश में ये योजना लागू हुई है कि गांव का लाल डोरा सब खत्म किया जाए, और उसके रिकॉर्ड बनने से गांव के आदमी के हाथ में एक रजिस्ट्री आ गई पक्की, उसका नापतोल आ गया, कितनी उसकी जमीन है, और उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर वो कहीं से बैंक से लोन लेना चाहता है, कहीं किसी को बेचना चाहता है, उसके 2 पैसे ज्यादा भी मिलेंगे, तो एक पक्का ऑथेंटिकेटेड उसके पास आ गया। अब एक लार्ज स्केल मैपिंग हर गांव के हम करा रहे हैं, ताकि जो खेतों के झगड़े हैं, एक समय था कि हमारे वो लगे हुए थे, जो पत्थर लगे हुए थे, वो पत्थर भी प्राय सब समाप्त कर दिए लोगों ने। अब उसको दोबारा से पत्थर लगाने के बजाय आज टेक्नोलॉजी के विषय को लेकर के, तो उसमें सबका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर
उसकी सीमाएं, कहीं भी किसी भी स्थान पर खड़े होकर बताया जा सकता है कि इस किले का ये कॉर्नर है, 2 कॉर्नर पता करके उसकी सीधी लाइन लगाई जा सकती है। तो उसकी लार्ज स्केल मैपिंग का भी काम ये शुरू हो गया, काफी गांव में हुआ है, लेकिन ये एक ड्रोन के माध्यम से लंबा काम है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से हम करा रहे हैं, इसमें समय थोड़ा लग सकता है। वहीं शहरों में भी, शहरों में प्रॉपर्टीज का कोई खाका डाटा ये पक्का नहीं था, और हमारे शहरी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको टैक्स लेने में, यानी जो क्या होता है हाउस टैक्स वगैरह, उसको भी इकट्ठा करने में 40%, 30%, 50% इससे आगे सफलता नहीं मिलती थी। तो एक एजेंसी को भी लगाया गया है, हालांकि उस एजेंसी के काम से सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिर भी हम शिकायतें लेकर के उस एजेंसी को, जहां से शिकायतें आएंगी उनको हटा के दूसरी जगह से उसको कराएंगे। वैसे सारा अच्छा सीएम साहब, आपने प्रॉपर्टी आईडी शुरू कर दी, पर स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए जितनी जनता परेशान है, किसी चीज के लिए परेशान है, इट्स ब्रीडिंग करप्शन। पता नहीं वहां पर इतनी करप्शन है प्रॉपर्टी आईडी में, 2 मिनट में पैसे दिए जाते हैं तो प्रॉपर्टी आईडी बन जाती है, नहीं है तो उसके बाप के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो चलो तेरे को प्रॉपर्टी आईडी नहीं मिल सकती, रजिस्ट्री का कोई खसरा नंबर एक आधा नहीं मिलता तब प्रॉपर्टी आईडी। तो आप इसको रोकिए काइंडली, ये आप इसकी फीडबैक भी लीजिए। इन एवरी कॉर्पोरेशन, इन एवरी म्युनिसिपल काउंसिल, इन एवरी म्युनिसिपल कमेटी, इट्स नॉट ओनली माय वॉइस, इट्स द वॉइस ऑफ द ऑल द एमएलएस की ये सारा का प्रॉपर्टी आईडी में जितनी वहां पर धांधली है, और आप उस गवर्नेंस को सुधारिए। पत्रा साहब, मैंने पहले ही कह दिया है कि इसमें कई कमियां हमें ध्यान में आई हैं। जिस एजेंसी को सर्वे का काम दिया है उसको कुछ जगह पर तो नोटिस भी दिया है, या तो उसको ठीक करके दो, और नहीं तो फिर उसको टर्मिनेट भी हम करेंगे, हमको जो व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज जो करने से बहुत सुविधा सबको होने वाली है, ये रोज रोज के झगड़े लोगों के मिटेंगे। टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है उसका एक आंकड़ा हमारे यूएलबी के पास आएगा, वो ठीक से उसको मंथली उसका जो या ईयरली उसका जो चार्जेस हैं वो इसको इकट्ठा कर पाएंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है। आज तो जैसे शहर गांव में ये लाल डोरे की जमीनों का झगड़ा था, वैसा ही ये शहरों में भी खूब झगड़े हैं। में बहुत ज्यादा झगड़े हैं, जो आप कह रहे हैं ना, लाल डोरा खत्म कर दिया ठीक है, लेकिन गांव में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी जब आती है, एक आदमी लिख दिए, 4 भाई हैं, उनके झगड़े बढ़ेंगे, वो एक आदमी नाम चली गई, जिसके नाम एक मकान एक आदमी नाम चला गया, उसके 3 लड़के हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होता, वो फिर आपस में झगड़े होंगे। ऐसा आप इसको नहीं, इसमें भी हमने देखिए, पहली बात तो है जो रजिस्ट्री होती है गांव में, वो ग्राम सभा को, अब सुनिए मलिक साहब, मैंने आपको पहले बताया है, आप जो आपके होगी, मैं बता रहा हूं, जो वही बता रहा हूं आपको। आप सुन तो मेरे परिवार की 10 आदमी की प्रॉपर्टी मेरे नाम चला, मैं बता रहा हूं आप कोई ठीक कराने के लिए देखिए, कितना भारी खर्च है। कोई एक्सीडेंट अगर कहीं हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो नियम नहीं बनाया जा सकता कि सड़क पर चलना मना है। नहीं, कितने गिराऊं मैं, कोई नहीं बन सकता। नहीं करेंगे मैं बता तो रहा हूं, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। इसमें प्रावधान बनाए गए क्या कि पहले तो आईडी जो बनती है प्रॉपर्टी की, ग्राम सभा की मीटिंग के हिसाब से बनती है। मैं ये मानता हूं कि ग्राम सभा भी फर्जी दिखा दी जाती है, ये भी दिखाते हैं, लेकिन उसमें प्रावधान है कि जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करोगे वो सरपंच करेगा। अब सरपंच नहीं है तो उसके बदले में ग्राम सचिव करेगा। ग्राम सचिवों ने भी आपत्ति की कि कल को झगड़े होंगे, हम इसमें फंसेंगे, हम नहीं करेंगे। उनकी जायज बात यह है कि बहुत पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं। हमने वही पावर फिर बीडीपीओ को दे दी है कि बीडीपीओ गांव को इकट्ठा करे, और मैं करा तो रहा हूं। जहां ये प्रॉपर्टी बनेगी पहले से चूना मार्किंग होगी, एवरी प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल, हर एक प्रॉपर्टी सारे काम में, बिल्कुल, लेकिन कहीं नहीं होती, सिर्फ लाल डोरे की मार्किंग होती है, वो भी गलत है, वो भी लाल डोरा गलत है। पटवारी करता है, पटवारी। आप एक काम करो, पटवारी को आप एक काम करो, आप एक, अरे सुन लो ना, बोले साहब बोलना सीखते हो, सुनो भी। आप कोई 2 गांव ऐसे, अरे सुन तो लो, सुन तो लो, मैं नहीं करूंगा। आप लिख करके 2 गांव के कंप्लेन, अरे सुन तो लो, डिपार्टमेंट को। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है।
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। हर बीमारी के उपचार के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प, प्रतिदिन दोपहर 1:30 पर, केवल हर खबर हरियाणा पर। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। सीमा निर्धारित की गई थी 1975 में, ये हरियाणा से बता रहा हूं। 1975 में हरियाणा में ये निर्धारित अवधि 3 वर्ष की थी। आज भी उत्तर प्रदेश दिल्ली में ये 3 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ये 3 वर्ष है। पंजाब और मध्य प्रदेश में 5 वर्ष है। तमिलनाडु और कर्नाटक में 6 वर्ष है। तो पड़ोसी राज्यों को कम निवास, इनमें निवास अवधि को देखते हुए प्रदेश में एक प्रकार का यह निर्णय जो लिया गया है, इसके निर्णय के पीछे की बताता हूं।